हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। यूट्यूब पर आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। और रात के 8 बजे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का सीरीज सोशियोलॉजी का चल रहा है, जिसमें हम लोग क्लास 11 क्लास 12 को कवर करेंगे। आपके पीजीटी लेवल के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जैसे आज का जो क्लास है ये आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो सोशियोलॉजी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सारे आंसर्स जो है वो ऑफिशियल जो आंसर की है उसी के आधार पर होगा। जो क्वेश्चन का आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में गलत बताया गया है वो मैं उसके बारे में भी आप लोगों से जरूर चर्चा करूँगी। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका बार बार कमेंट आ रहा था कि मैम नोट्स को कैसे परचेज़ करें। तो वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टैकल करते सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो वो सही प्रोसेस नहीं है। जब तक आप पूरी तरह से अच्छी प्रकार से थ्योरी को नहीं समझते हैं कि कोई एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आप रिलीजन को ही ले रहे हैं, धर्म को ही ले रहे हैं, तो धर्म के अंतर्गत कौन कौन से समाजशास्त्री ने अपनी कौन कौन सी अवधारणाएं, उसको जब तक आप बेसिक उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करिएगा तो आप क्वेश्चन को नहीं पहचान पाइएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप का एक मिनिमम फीस रखा गया है। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और पेड ग्रुप से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे ही, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिए जाएंगे विथ स्पेशल गाइडेंस। एक्स्ट्रा मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो आपको बुक से रिलेटेड को देखने को क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन से जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक्स की रचना की है। कथन से रिलेटेड आपको मिलेगा। उसके बाद परिभाषाएं मिलेंगी आपको। 2000 प्लस जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। पेड ग्रुप में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मैंने जो क्वेश्चन बनाया है एमसीक्यू वो सारे आपको मिलेंगे। और जितने भी नोट्स हैं वो आपको मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने बुकिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है। नोट्स को इतना इजी वे में आप तक पहुंचाने का मैं कोशिश की हूँ और ऑथेंटिक बुक का प्रयोग करके आपको मतलब कोई भी टॉपिक आप लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी थिंकर्स, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी थ्योरी हैं, जैसे आपको उसी पीडीएफ में मिल जाए, कहीं आपको बाहर पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े। तो मैंने वैसे ही नोट्स को तैयार किया है। और इसके साथ जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए मैं टेलीग्राम पर टेस्ट भी अरेंज करूँगी। और वो टेस्ट कब होगा, जब आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका यूपी पीजीटी का आउट हो जाता है कि हाँ इतने तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर बीपीएससी टीआरई का अगर आपका आउट हो जाता है कि हाँ इतना तारीख से फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो तब से हम लोग डेली एक टाइम फिक्स करेंगे। मैं ग्रुप बना दूंगी, आप लोगों को वहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे। वहाँ पे आप लोग डेली जो है वो टॉपिक होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, वहाँ पे आप दे सकिएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी ज़रूरी थी। तो चलिए हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0 के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछता है। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन बुकलेट है ये आपका बुकलेट सीरीज ए का है। और बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो 26 अगस्त 2023 को कंडक्ट कराया गया था। तो पहले जैसे आप लोग को पता होगा कि जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं वो 120 रहता है। आपका 30 जो रहेगा इंग्लिश हिंदी का रहता है, फिर 40 मार्क्स का जीके जीएस रहता है और 80 मार्क्स का आपका जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहता है। तो हम लोग इधर इंग्लिश हिंदी और जीके जीएस को नहीं देख रहे, डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं तो सोशियोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट जिसमें सूटेबल हो उसमें अपने क्वेश्चंस को वो टैकल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो जा रहा है सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे इंग्लिश में पहले दिया गया फिर हिंदी में, तो हम लोग हिंदी क्वेश्चंस को एक एक करके लेते हुए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है, जो आपका मतलब टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 80 क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक है, 80 के अंतर्गत आपको अपना जो मार्क्स है वो गेन करना होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 40 मार्क्स भी आपका ऐड होगा, 40 मार्क्स का जो जीके जीएस है वो भी ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी थी। विशुद्ध समाजशास्त्र मतलब शुद्ध से भी शुद्ध, शुद्ध का भी ऊपर का रूप। ठीक है, तो विशुद्ध समाजशास्त्र की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई थी, लेस्टर एफ वर्ड जी के द्वारा। आप देख सकते हैं बीपीएससी का जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट पार्क, लेस्टर एफ वर्ड, स्पेंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं पांचों ऑप्शन को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर पांचों ऑप्शन बोलूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। तो यह कथन किसका है, ये कथन आपका रेडक्लिफ ब्राउन जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप का नाम किसने दिया है। मतलब जो पूर्वगामी सर्वेक्षण है वो मुख्य सर्वेक्षण यानी जो मेन आपका सर्वे है उसका छोटा रूप है। ये बात किनके द्वारा बोली गई है, तो C.A. मोजर जी के द्वारा। किसके द्वारा, C.A. मोजर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 पूछा जा रहा है कि समाज की विशेषता है। तो देखिए समाज के यहाँ पे आपको विशेषता क्या क्या बोली गई है, एक रूपता और विविधता का अभाव, साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं, अलगाव और सामाजिक अंतरक्रियाओं की कमी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो समाज की विशेषता क्या होती है कि ये साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं इसके अंतर्गत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि समाजमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। तो समाजमिति ये जो शब्द है ये किनके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो J.L. मोरिनो जी के द्वारा। किनके द्वारा, J.L. मोरिनो जी के द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रिता का भाव का उल्लेख किया है। यानी कि सामुदायिक भाव के 3 तत्वों की बात कौन करते हैं, तो आपका मैकाइवर तथा पेज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मैकाइवर तथा पेज जी हो जाएंगे। इन्होंने क्या बताया है कि समाज के आपके सामुदायिक भाव के कितने तत्व होते हैं, तो 3 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है। देखिए फिर आपका इंग्लिश क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हम लोग हिंदी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप जो ऑफिशियल क्वेश्चन बुकलेट है उसी से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है। ठीक है, समुदाय की भावना उसको आप क्या समझते हैं, तो किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं और भौगोलिक स्थिति, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा, समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुदाय की भावना का अर्थ क्या होता है, एक समुदाय के भीतर अपनेपन की भावना। क्या होता है, एक समुदाय के भीतर अपनेपन की भावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है कि जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। ये किसने इसकी व्याख्या की है, बोल रहा है कि जब समूह क्या होगा, तो ये लोगों का एक संगठित ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसके रूप में अगर हम विचार कर रहे हैं तो वो समिति है, और उस समिति के जब हम कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, संस्था हो जाता है। तो ये कथन किसका है, मैकाइवर तथा पेज जी का। किसका है, मैकाइवर तथा पेज जी का ये कथन है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे 49। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है कि किसने परिभाषित किया है कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। मतलब प्रतियोगिता क्या होता है कि ये प्रतियोगिता देखिएगा जब भी होगा एक व्यक्ति तो उसके अंतर्गत होगा नहीं, ये व्यक्तियों का समूह होगा, ठीक है। और उसमें वो क्या चाहता है कि वो जीत हासिल करे। तो ये कथन जो है ये किनके द्वारा बोला गया है, तो जी.आर. लेस्ली जी के द्वारा। किनके द्वारा बोला गया है, जी.आर. लेस्ली जी के। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से कथन से रिलेटेड, परिभाषा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग लोक शहरी सातत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक शहरी सातत्य कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 51। हिंदी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने दी है। अब देखिए परिवार है, परिवार से रिलेटेड जब तक आप थ्योरी को पूरे अच्छे प्रकार से नहीं समझिएगा कि कौन से थिंकर ने परिवार के कौन से रूप के बारे में बात की है, क्योंकि परिवार का भी तो बहुत सारा रूप है ना, तो थ्योरी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की बात कौन करते हैं, तो ये करते हैं जिम्मरमैन। कौन करते हैं, जिम्मरमैन करते हैं। नेक्स्ट है कि किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ था। ये किस वर्ष किया गया था, तो ये 2007 में किया गया था। कब किया गया था, 2007 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 53 की स्वैच्छिक समिति, ठीक है, कि अवधारणा का अर्थ क्या होता है। तो स्वैच्छिक समिति को हम लोग समझते क्या होता है, मतलब आप अपनी इच्छा से किसी समिति के सदस्य बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे राजनीतिक, वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन, ये नहीं होगा। समितियों जो व्यक्तियों में शामिल होने के लिए कानूनी रूप सब आवश्यक है, ये भी नहीं रहेगा। साझा हितों या शौकों के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन के आंसर रहते हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन के आंसर जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मतलब विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में कब से मनाया जाने लगा, तो ये 3 दिसंबर से मनाया जाने लगा। कब से, 3 दिसंबर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 55। हिंदी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट को हिंदी समझने में दिक्कत हो रहा है वो इंग्लिश के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतिनिधि पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। तो ये कथन किनका है, ये कथन आपका C.A. ब्राउन का है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है कि एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उच्च संस्कृति, निम्न संस्कृति, गहरी संस्कृति, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गहरी संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं, गहरी संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 पूछा जा रहा है कि सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर किसने बताए हैं। तो पहले तो हमको समझना होगा कि सभ्यता और संस्कृति का 4 अंतर कौन कौन सा है, देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति का नहीं। सभ्यता जो है वो सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं।
प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है लेकिन संस्कृति नहीं। परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृति को नहीं। तो ये जो 4 अंतर बताए हैं सभ्यता और संस्कृति के बीच, ये किनके द्वारा बताया गया है? आपके ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, मिकाइवर एवं पेज, आर्गबर्न एवं निमकॉफ, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिकाइवर एवं पेज जी के द्वारा ये बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वो संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वो समाजीकरण का एक एजेंट होता है। ठीक है, तो ये कथन किनका है? तो फिक्टर महोदय का। किनका है? फिक्टर महोदय जी का ये कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 59 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? ठीक है, सांस्कृतिक आधिपत्य से मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, आधिपत्य करना, मतलब अधिकार करना, ठीक है, राजस्व करना। तो प्रभुत्व जहाँ प्रमुख संस्कृति के मान्यता और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 60 कि इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को 2 स्वरूपों में विभाजित किया है? अब सोशल कंट्रोल का बात आ रहा है, तो सोशल कंट्रोल भी बहुत सारे थिंकर्स ने इसकी अवधारणाएं दी हैं। तो आपको याद रखना होगा कि इसके 2 स्वरूपों की बात कौन करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो ये बात कौन किन के द्वारा की गई है? कार्ल मैनहेम जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग। प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? ठीक है, तो प्रौद्योगिकी विलंबना ये जो अवधारणा है ये मिकाइवर एवं पेज जी के द्वारा दी गई है। और कल्चरल राइट, सांस्कृतिक विलंबना की अगर बात करते हैं तो आर्गबर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज देखिए आर्गबर्न एवं निमकॉफ भी ऑप्शन में दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यानी कि सोशल चेंज, परिवर्तन हो गया। तो उसका मतलब क्या होता है कि समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का जो परिवर्तन होता है, किसका किसका? सामाजिक संस्था और संरचनाओं का जो परिवर्तन होता है उसको ही क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है लोक नगरीय निरंतर्य की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, तो लोक नगरीय निरंतर्य की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है। ठीक है, तो यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? तो टीजी मैगी जी के द्वारा। किसके द्वारा? टीजी मैगी जी के द्वारा। नेक्स्ट है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? किसको हम कह सकते हैं कि यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है? तो ये सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है कि किसने कहा भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए यानी पश्चिम वालों के लिए कल्पना ही संभव नहीं है। अर्थात बोला जा रहा है कि भारत में प्रेम का जो सिद्धांत और जो उसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें किसको कितनी महत्व प्रदान है। तो ये किसका है? रिचर्ड स्मिथ जी का कथन है। किसका कथन है? रिचर्ड स्मिथ जी का कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है कि कल्चरल शॉक क्या है? किसको आप कल्चरल शॉक कहेंगे? तो कल्चरल शॉक का मतलब होता है कि जब एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कल्चरल शॉक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है
इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वीपी मेनन। कौन हो जाएंगे? वीपी मेनन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है? इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर इसे पुण्य माना जाता है। तो इसमें आप मान लीजिए इतना परिभाषा आपको याद नहीं भी रह रहा है, तो आपको हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह बात किनके द्वारा बोली गई है? जीएस गुड़िये, केएम कपाड़िया, उसके बाद आपका पीएच प्रभु, किसने बोला है? तो हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है, ये बात कौन कहते हैं? केएम कपाड़िया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा जा रहा है कि किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की है? क्या प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की जो अवधारणा है ये मिल्टन गार्डन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? मिल्टन गार्डन जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 की तरफ बढ़ते हैं कि नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा है कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर चलता है? मतलब क्या बोल रहा है कि नातेदारी को एक छड़ी के समान माना है कि क्योंकि देखिए व्यक्ति को एक सहारा का जरूरत पड़ रहा है, तो सहारा कौन बन रहा है? वो छड़ी बन रहा है। छड़ी क्या है? तो नातेदारी है। तो ये कथन किनके द्वारा बोला गया? रेमंड फर्थ जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसने जाति की 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है? अनुवांशिक सदस्यता, अंतर्विवाह और सामाजिक अंतर्क्रिया को नियमित करने वाले प्रतिमान। ये किनके द्वारा बोला गया है? तो ऑपलर मॉरिस जी के द्वारा ये बोला गया है। नेक्स्ट है अल्पयोगी या बिखरे हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शहरी नवीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरी नवीनीकरण। और ये सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखते हैं कि किसने कहा कि जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है। जाति व्यवस्था को संचित असमानता बता रहे हैं और वर्ग व्यवस्था को विकीर्ण असमानता। ये किनके द्वारा बोला गया है? E.R. लिच, राम आहूजा, एच गुल्ड, किनके द्वारा यह बोला गया है? तो ये राम आहूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है कि किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? वर्ग के कितने मानदंड? 7 मानदंड। कौन कौन से? संपदा, संपत्ति अथवा आय, परिवार अथवा नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा और धर्म। ये 7 बात किनके द्वारा बोला गया है? तो रॉबर्ट बी स्ट्रीट जी के द्वारा ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 77 कि सामाजिक परिस्थिति में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है? चयापचय, ठीक है। इसका अगर इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं कि उसको क्या बोला जा रहा है सामाजिक चयापचय को, अगर मान लीजिए ये वर्ड आपको याद नहीं रहता है, सोशल मेटाबॉलिज्म। क्या बोला है? सोशल मेटाबॉलिज्म। तो इसकी बात कौन करते हैं? मतलब ये अवधारणा क्या है पूछा जा रहा है, इसको आप इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा अधिनियम यानी कौन सा एक्ट जो है भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% का आरक्षण दिया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। यहाँ पे आपका 71वां संशोधन, 72 यानी 71वां, 72वां, 73वां, इसमें से कौन सा था जो कि महिलाओं के लिए 1/3% आरक्षण का बात करता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहा। जिनका भी पहले मैसेज आएगा उनका नाम मैं कल के वीडियो में, यानी कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कल तो मॉर्निंग में टॉपिक वाइज रहेगा और इवनिंग में जो रात के 8 बजे जो आपका होगा उसमें हम बीपीएससी टीआरडी 2.0 के सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैं उन कैंडिडेट का नाम लूँगी जिनका सबसे पहले आंसर आएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी, आप सोचिएगा कहाँ से दे दिया ये क्वेश्चन, तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा जा रहा है कि बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये कब प्रारंभ की गई थी? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ किया गया था। एकीकृत बाल विकास योजना ये कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है, जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा घोटुल जो है ये आपका किस आदिवासी समुदाय का युवा गृह है, ये पूछ रहा है आपको। तो ये मुड़िया का है। किसका हो जाएगा? ये आपका संथाल का भी होता है, गोंड का भी होता है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा जा रहा है, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो एन ओकले जी के द्वारा। किनके द्वारा? एन ओकले जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि किसने परिभाषित किया है कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी है। यह एक समाजशास्त्रीय प्रघटना है और साथ ही व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो यह कथन किसका है? तो वी मेलिनोवस्की जी का कथन है, ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की जी का। नेक्स्ट है कि द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जाने जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसको बुआ हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है, 87, कि किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है। ठीक है, तो ये कथन किनके द्वारा बोला गया है? अरविंद जी के द्वारा। किनके द्वारा? अरविंद, यानी अरविंद जी जो है ये भारतीय समाजशास्त्री के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन, तो अरविंद का जो देखिए बीपीएससी का तो सिलेबस दिया नहीं है कि आपको कौन कौन से क्या पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। यूपी पीजीटी में अरविंद जी का टॉपिक दिया हुआ गया है कि उसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है कि किसने सांप्रदायिकता के 6 आयामों का उल्लेख किया है। यानी सांप्रदायिकता के 6 आयाम कौन कौन से हैं? आत्मसातकारी, कल्याणकारी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी तथा पृथकतावादी। ठीक है, ये 7 आयाम किनके द्वारा बोला गया है? तो 6 आयाम सांप्रदायिकता के टीके उम्मैन जी के द्वारा। किनके द्वारा? टीके उम्मैन जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल की है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये किनकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये किनकी है? तो एमएन श्रीनिवास जी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया है? धर्म का सिद्धांत को किस आधार पर दिया है? तो धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर
इमानुएल दुर्खैम जी ने। किसने? इमानुएल दुर्खैम जी ने। नेक्स्ट है, किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारिक अणु कहा है? ये किसने कहा है? तो लेवी स्ट्रॉस जी ने। किसने? लेवी स्ट्रॉस जी ने। नेक्स्ट है कि किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की है? ठीक है, तो महात्मा फुले यानी गोविंदराव फुले, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 93 पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विस्तृत किया है? तो पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा सिद्धांत की बात की जा रही है। विनिमय सिद्धांत कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों के आधार पर किसने किया है? तो ये आपका, इसका तो आंसर मेलिनोवस्की होना चाहिए, लेकिन इसमें जो ऑफिशियल आंसर की उसमें जेम्स फ्रेजर दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। नेक्स्ट है कि किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएस घुरिये ने। कहा, क्या कहा है कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं वे और कुछ नहीं बल्कि पिछड़े हिंदू हैं। नेक्स्ट है कि किस समाज शास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश। मान लीजिए इतना बड़ा कोरा के लिखा हुआ है, आपको अगर की कॉन्सेप्ट भी पता रहेगा, क्योंकि मैंने जो आपको पेड ग्रुप में जो नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें 200+ जैसा आपको कीवर्ड्स भी मिलेगा। कीवर्ड्स का मतलब हुआ कि आप वर्ड देखिएगा तुरंत पहचान लीजिएगा कि ये कौन से थिंकर ने, जैसे अनुसूचित पिछड़े हिंदू किसने कहा है? तो जीएस घुरिये। मतलब आपको उतना कुछ देखने का जरूरत। इसमें क्या है कि संस्कृतिकरण कौन दिए हैं? तो एमएन श्रीनिवास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप वर्ड देखिएगा और आंसर को टिक लगाइएगा कि ये कौन सा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई है? तो ये आपका 2004 में की गई है। नेक्स्ट है वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? लेवी स्ट्रॉस हो जाएंगे। वैवाहिक बंधन सिद्धांत। नेक्स्ट है कि भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रिता की अवधारणा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपका उपाश्रिता क्या हो जाएगा? उपाश्रिता की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो रंजीत गुहा जी के द्वारा। किसने? तो रंजीत गुहा ने। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 99 पूछा जा रहा है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1988 में। 100 क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लिए और टोटल और कितने बचे? और 20 क्वेश्चन बचे। नेक्स्ट है मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड्स, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीपांकर गुप्ता। कौन हो जाएंगे? दीपांकर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 102 पूछा जा रहा है। शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं। ये कथन किसका है? तो अत्यधिक मदिरापान का प्रभाव ये किसके द्वारा बोला गया? रेकलस जी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है निम्न इनमें से किसने उल्लेख किया है कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? ये कौन बोलते हैं? तो J.M. किन्स जी के द्वारा बोला गया है। किनके द्वारा? J.M. किन्स जी के द्वारा। नेक्स्ट है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए बंद समाज नहीं रहा। यह कथन किसका है? तो ये A.R. देसाई जी का कथन है।
नेक्स्ट है, किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वो वैसा नहीं माना जा रहा है। ये कथन किसका है? तो ये एम.एन. श्रीनिवास जी का कथन है। किसका? एम.एन. श्रीनिवास जी का कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है। उपनगरीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में जो रूपांतरण है उसको क्या कहा जाता है? उपनगरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है? तो आंद्रे बेतेजी ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये जो 102वां संशोधन था उसके अंतर्गत बात की गई थी। नेक्स्ट है, शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ क्या होता है? किसको कहते हैं हम लोग शहरी ग्रामीण निरंतरता? तो विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की जो बस्तियों का एक स्पेक्ट्रम होता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 111 पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2014 में की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। नेक्स्ट है, शहरी गरीबी की घटना से क्या तात्पर्य है? किसको आप कहेंगे कि ये शहरी गरीबी है? ठीक है, तो विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की जो एकाग्रता होती है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 114 पूछा जा रहा है कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करती है। यह कथन किसका है? तो रॉबर्ट वीरस्ट्रीट जी का। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है। वे 3 कारक कौन कौन से हैं? जिज्ञासा, उर्वर कल्पना और प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। ठीक है, तो ये बात किनके द्वारा की गई है? जॉन डीवी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत के संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया है? तो पंचायती राज की बात करिए 73वां संशोधन के अंतर्गत आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 117 पूछा जा रहा है कि सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? किसकी व्याख्या करने वाला? तो सहयोग की। ठीक है, किसकी व्याख्या कर रहा है? तो सहयोग की व्याख्या कर रहा है। कौन था ये व्यक्ति? जी विको। नेक्स्ट है कि इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है, कि मनुष्य का जो संबंध है उसमें हमेशा आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। तो ये किंग्सले डेविस जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 119 पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन से समिति यानी आयोग का गठन किया गया था? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 120 पूछा जा रहा है कि किसने परिभाषित किया कि आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। तो ये GH फैक्टर जी का कथन है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल का साथ बने रहिए। कल के रात 8 बजे के क्लास में हम लोग BPSC TRE 2.0 के सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।